Good morning, students. A very warm welcome in my chemistry class. In my previous class, we have discussed up to the micellar formation and cleansing action of soap. We have to discuss the preparation of colloids. But students, preparation of colloid is not in the syllabus of revised chemistry syllabus or alternative syllabus provided by the NCERT. So we will not discuss this preparation and purification of colloidal solution. If time permits, at the last we will discuss, but now it is not included, so it is not important for the session 2021. So we will start with properties of colloidal solution. Okay, properties you have already read in class 9, some properties and some properties in class 10th. Okay, let us revise it. There are various properties exhibited by the colloidal solution. The first is related to the colligative property. Colligative property we have read in chapter 2, solutions. Colligative property क्या होती है? It is a property of solution, particles of the solution, which depends on the number of particles. It is osmotic pressure, lowering of vapor pressure, depression in freezing point and elevation in boiling point. ये सब हमने पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर में. तो ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्यों है? बिकॉज दीज ऑल प्रॉपर्टीज़ आर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग द सोल्यूशन. ठीक है, तो कोलॉइडल सोल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या स्पेशल है ये देखते हैं हम. अभी हमने कल के लेक्चर में ही पढ़ा कि कोलॉइडल पार्टिकल्स फॉर्म बिगर एग्रीगेट्स बनाते हैं. एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स बनाते हैं, थक्का टाइप का बनाते हैं, क्लॉट्स टाइप का, जिसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, जब कई सारे पार्टिकल्स जुड़ जाएंगे आपस में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो तो दे विल बिहेव लाइक अ सिंगल पार्टिकल. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना. नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कम. इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये कम हो जाएंगी इन कंपैरिजन टू द ट्रू सोल्यूशन. ट्रू सोल्यूशन में क्या है, सारे पार्टिकल्स अलग अलग है. देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हैविंग स्मॉलर साइज है तो ज़्यादा पार्टिकल रह पाएंगे, है ना. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ेंगी. ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग डाल करके. ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आप नोट करेंगे. दिस वन विल बी द फर्स्ट प्रॉपर्टी. कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे आपको लिखना, ये पॉइंट आप ये हेडिंग डालेंगे और यहाँ से यहाँ तक लिख डालेंगे. द वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ in this depression in freezing point, elevation, boiling point are of small order as compared to values shown by true solution at the same concentration. अगर आपसे पूछा जाए क्यों, because there is decrease in number of particles in case of colloidal solution due to formation of aggregates. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है, 9th में, 11th में, 10th में, सब जगह पढ़ा है. टिंडल इफेक्ट क्या होता है, देखिए, होमोजीनस सोल्यूशन में अगर होमोजीनस सोल्यूशन को अगर हम डार्क में रख दें, ठीक है, अंधेरे में रख दें और ऐसी जगह पे रखें जो लाइट के डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जब लाइट उससे जाती है तो वो इट अपीयर्स क्लियर. होमोजीनस सोल्यूशन मतलब ट्रू सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो क्लियर दिखाई देता है एकदम. ठीक है, और अगर उसको हम लाइट के डायरेक्शन के राइट एंगल से देखें, ठीक है, जैसे अभी ये देखिए आप, ये डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, अगर मान लीजिए इसमें कोई होमोजेनस सोल्यूशन रखा है, ठीक है, लाइट इधर से आ रही है, तो अगर इसी के डायरेक्शन से अगर हम देखें तो हमें ये डार्क अपीयर होगा. ठीक है, सॉरी, इट विल अपीयर क्लियर, एकदम क्लियर सोल्यूशन दिखेगा. ठीक है, और अगर हम लाइट के डायरेक्शन के राइट एंगल से इसको देख रहे हैं तो क्या होगा, राइट एंगल से देखने पे क्या होगा, इट अपीयर्स परफेक्टली डार्क, ये बिल्कुल अंधेरा दिखेगा. इसका मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है सिर्फ उसी डायरेक्शन में ही दिखाई दे रहा है, उसके अलावा इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा लाइट के पाथ पे, जिसकी वजह से अगर आप राइट एंगल से देख रहे हो तो आपको बिल्कुल डार्क दिखाई दे रहा है ये सोल्यूशन. ठीक है, अच्छा, अब अगर हम ये तो ट्रू सोल्यूशन की बात होगी. अब अगर हम इसी तरीके से किसी कोलॉइडल सोल्यूशन को देखें तो क्या होगा, इफ़ यू सी कोलॉइडल सोल्यूशन थ्रू दिस मेथड, कोलॉइडल सोल्यूशन देख रहे हैं तो क्या होगा, इट ऑल्सो अपीयर रीजनेबली क्लियर और ट्रांसल्यूसेंट बाई द ट्रांसमिटेड लाइट. ठीक है,
तो अगर इसको भी हम ट्रांसमिटेड पाथ से देखें, मतलब लाइट के डायरेक्शन से देखें, तो क्या होगा, ये भी क्लियर दिखाई देगा या थोड़ा सा ऑप्लिसेंस टाइप का दिखाई देगा। ऑप्लिसेंस में क्या है, ये वर्ड देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्लिसेंस क्या होता है, दिस वन। ऑप्लिसेंस क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डाइक्रोइज्म, मतलब दो तरीके के कलर्स का दिखना हाईली डिस्पर्स्ड फेज में, जिससे कि थोड़ी सी ओपेसिटी डेवलप हो जाती है, मतलब थोड़ा सा धुंधलापन आता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कोलॉइडल सोल्यूशन को आप देखोगे, उससे लाइट पास कर रही है, उसके डायरेक्शन से आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा धुंधलापन, यानी दो तीन लाइट की मिक्सिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, दो तीन कलर्स की मिक्सिंग की वजह से वहाँ धुंधलापन दिखाई देगा। और अगर आप उसके उस लाइट को ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू देखोगे तो आपको येलो कलर दिखाई देगा, और अगर स्कैटर्ड लाइट के थ्रू देखोगे तो आपको ब्लू कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो मतलब लिटिल ओपेसिटी या लिटिल लेस क्लियरेंस इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन इन कंपैरिजन टू ट्रू सोल्यूशन व्हेन इट इज़ सीन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम राइट एंगल से देखिए तो बात हो गई डायरेक्शन ऑफ लाइट से। अगर हम देख रहे हैं, अगर इसको हम राइट एंगल से देखेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको राइट एंगल से देखेंगे तो हमें लाइट का पाथ दिखाई देगा और इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाई अ ब्लूइश लाइट, मतलब एक ब्लूइश पाथ हमें लाइट का दिखाई देगा। क्यों ब्लूइश दिखाई देगा, बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग द स्कैटर्ड लाइट, ठीक है। और हमें पता है कि ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है ना, इसलिए हमें ब्लू कलर दिखाई देगा, क्योंकि लाइट का जो ब्लू पार्ट है वो स्कैटर्ड हो जाएगा, जो भी लाइट आप उसमें डाल रहे हो ब्लू पार्ट होगा वो स्कैटर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें वो ब्लू कलर भी दिखाई देगा, ठीक है। ये जो इफ़ेक्ट है ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कोलॉइडल सोल्यूशन के केस में टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट, ठीक है। ये टिंडल इफ़ेक्ट क्या है, दिस इज़ रिलेटेड विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अगर आप देखो तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ब्राइट कोन दिखाई देता है, एक मतलब एक कोन जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता है लाइट का। अगर आप लाइट को राइट एंगल से देखो किसी कोलॉइडल सोल्यूशन के अंदर, तो लाइट का आपको एक कोन जैसा पाथ दिखाई देता है, किस तरीके की चीज़ दिखाई देती है ना, ये सोर्स है जहाँ से लाइट आ रही है और आपको इस तरीके का एक कोन दिखाई देता है, इसको टिंडल कोन बोलते हैं, ठीक है। और इस पूरे इफेक्ट को, मतलब लाइट को जब आप कोलॉइडल सोल्यूशन से पास करा रहे हो और उसको राइट एंगल से व्यू कर रहे हो, तो जो लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है, दैट फिनोमिनन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द होल इफेक्ट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, होल इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है बच्चों, बस लाइट के पाथ का विजिबल हो जाना, मतलब लाइट का पाथ आपको जब दिखने लगे, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ब्लू कलर हमें दिखाई देता है, ठीक है। और कोलॉइडल सोल्यूशन के केस में लाइट को आप पास करा रहे हो, उसके पाथ को देख रहे हो और आपको ये टिंडल कोन दिखाई दे रहा है, ये पूरा इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। ये किसने बताया था इसके बारे में, सबसे पहले टिंडल ने, ठीक है। सो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट illuminates द पाथ ऑफ बीम इन द कोलॉइडल डिस्पर्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में आप टिंडल इफेक्ट लिखोगे। टिंडल इफेक्ट में हम क्या लिखेंगे, लेट मी रब दिस फर्स्ट। टिंडल इफेक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये आपको टिंडल इफेक्ट में। यहाँ से आप लिख सकते हैं, कोलॉइडल सोल्यूशन व्यूड इन द सेम वे मे ऑल्सो अपीयर रीजनेबली क्लीन, इन द सेम वे की जगह लिख लेना इन द सेम वे एज ट्रू सोल्यूशन, यहाँ ऐड कर लेना आप, ठीक है। इन द सेम वे एज ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन व्यूड इन द सेम वे एज ट्रू सोल्यूशन मे ऑल्सो अपीयर रीजनेबली क्लीन और ट्रांसलूसेंट बाई ट्रांसमिटेड लाइट, बट दे शो अ माइल्ड strong opalescence when viewed at right angle to the passage of light, ठीक है। The path of the beam is illuminated by the bluish light. This effect was first observed by Faraday and later studied in detail by Tyndall and it's termed as Tyndall effect. The bright cone of the light is called Tyndall cone, ठीक है। इतनी बातें लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप ये एक यहाँ तक लिखने के बाद आप ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट illuminates the path of beam in the colloidal dispersion, ठीक है। ये पूरा आप टिंडल इफेक्ट हेडिंग डाल करके सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट आपने और भी कई जगहों पे देखा होगा, जब किसी रोशनदान वगैरह से या किसी ओपनिंग से जब लाइट पास होती है तो वहाँ पे भी आपको टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है, या आप जब किसी प्रोजेक्शन की पिक्चर देखते हो सिनेमा हॉल में तो भी आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाई देती है बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स।
या ट्री की कैनोपी से भी आपको, जब सनलाइट आती है तो ट्री की कैनोपी से भी आपको कहीं छोटे जब एयर पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी वाटर पार्टिकल्स होते हैं, बारिश के बाद आपको एक ब्राइट लाइट दिखाई देती है ना, लाइट की स्ट्रीक दिखाई देती है ना। वो स्ट्रीक क्या है? दैट इज़ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में वो वाटर पार्टिकल आ जाने से क्या होता है, थोड़ा सा कोलाइडल पिक्चर बन जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है ट्री की कैनोपी से। ठीक है, अच्छा, अब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं टिंडल इफेक्ट के लिए? ये 2 चीज़ें ज़रूरी है टिंडल इफेक्ट के लिए, यहाँ दिया हुआ है, इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद ये 2 पॉइंट भी लिख लेंगे आप। ठीक है, टिंडल इफेक्ट हो इसके लिए होना चाहिए क्या? डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इज़ नॉट मच स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज़। मतलब आप टिंडल इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जिस वेवलेंथ की लाइट यूज़ कर रहे हो उससे बहुत कम वेवलेंथ का आपको डिस्पर्स्ड पार्टिकल जो कि कोलॉइडल सोल्यूशन में के अंदर है वो नहीं यूज़ करना है। ठीक है, और दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम शुड नॉट डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। मतलब ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो, लगभग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड में बहुत अंतर होना चाहिए, मतलब दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत अंतर होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है ना, एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। पढ़ा है ना आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट चैप्टर में क्लास 10th में, तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये। मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं फॉर टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम टिंडल इफेक्ट को देखें तो टिंडल इफेक्ट एक टूल की तरफ भी यूज़ हो सकता है जो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलॉइडल एंड ट्रू सोल्यूशन। अगर आपको ट्रू सोल्यूशन और कोलॉइडल सोल्यूशन को डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप लाइट को पास करा देंगे। ठीक है, लाइट को पास करा देंगे तो जो ट्रू सोल्यूशन होगा उसका बिहेवियर अलग होगा फॉर द लाइट एंड द कोलॉइडल सोल्यूशन हैव डिफरेंट बिहेवियर फॉर द लाइट। देयर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ कोई स्कैटरिंग नहीं होगी ट्रू सोल्यूशन के केस में, जबकि कोलॉइडल सोल्यूशन में स्कैटरिंग होगी, टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो मतलब टिंडल इफेक्ट को हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलॉइडल सोल्यूशन एंड ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन टिंडल इफेक्ट को देखने के लिए एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी पार्टिकल्स को नहीं दिखा सकता कि जो पार्टिकल्स कोलॉइड्स के पार्टिकल्स है ना, उन पार्टिकल्स को विजिबल कर दे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो लाइट का पाथ आप उससे देख सकते हो। ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट के बारे में पूरी बात हो गई। ये 2 बातें भी यहाँ लिखी हुई हैं, आप एक लाइन भी लिख सकते हो, दिस वन। दिस लाइन, टिंडल इफेक्ट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलॉइडल एंड अ ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, कलर। ठीक है, कलर में क्या है? कलर कोलॉइडल सोल्यूशन का वही कलर होगा जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ को वो उसके डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर करेंगे, जिस लाइट के जिस वेवलेंथ को जो स्कैटर होगा वही हमें दिखाई देगा, है ना, पूरे सोल्यूशन का कलर। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि ब्लू कलर का डिस्पर्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो जब भी रिफ्लेक्टेड लाइट को हम देखेंगे तो हमें कोलॉइडल सोल्यूशन ब्लू कलर का दिखाई देता है। और अगर हम उसके लाइट के कई पार्ट होते हैं, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, आपने पढ़ा है, एब्जॉर्ब पार्ट भी कुछ होता है। तो जो अगर हम रिफ्लेक्टेड पार्ट देख रहे हैं तो हमें वो ब्लू कलर का दिखाई देगा बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और अगर हम ट्रांसमिटेड पार्ट देख रहे हैं तो वो रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आपकी हेडिंग होगी कलर। ठीक है, इसमें आप ये लिख लेंगे, द कलर ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल। इतना लिखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद आपको ये पॉइंट लिखना है, फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर क्या होता है? कोलॉइडल सोल्यूशन हम जानते हैं। appears blue when viewed by reflected light and red when viewed by the transmitted light। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है?
ब्राउनियन मूवमेंट भी आपने पहले पढ़ रखा है, कुछ नहीं है ब्राउनियन मूवमेंट भी, ये भी टिंडल इफेक्ट से ही रिलेटेड है। अगर हम कोलॉइडल सोल्यूशन को किसी पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो क्या होगा, आप देखेंगे कि पार्टिकल्स जो होंगे उस हमेशा पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज़ करना है, क्योंकि पार्टिकल्स को देखने के लिए आपको पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो उसके पार्टिकल्स हैं वो आपको लगातार जिग-जैग मोशन करते हुए दिखाई देंगे, लगातार लगेगा कि कुछ इनमें मूवमेंट हो रहा है, ये लगातार एक दूसरे डिफरेंट डायरेक्शंस में रैंडमली मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को सबसे पहले देखा था ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे ये, वही ब्राउन है जिन्होंने क्या रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था बताइए। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरी है कुछ सेल से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, ठीक है। ओके, तो वही ब्राउन है लेकिन ये वही बॉटनिस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने इसको सबसे पहले देखा था, दैट्स वाई दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ये जो मोशन पार्टिकल्स कर रहे हैं, दिस मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। तो अभी आप ये भी लिखेंगे। अच्छा, इसी मोशन की वजह से क्या होता है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि कोलॉइडल सॉल्यूशन सेटल नहीं होते, इसीलिए इसको हम क्वाइट स्टेबल कहते हैं, क्योंकि ये सेटल नहीं हो पाता। अगर ये पूरी तरीके से अगर आपने जो भी डिस्पर्शन पार्टिकल्स को मिलाया है, डिस्पर्स पार्टिकल्स को डिस्पर्शन फेज़ में, अगर वो पूरी तरीके से सेटल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो सस्पेंशन हो जाएगा। पूरी तरीके से मिक्स हो जाए तो वो ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये ना तो पूरी तरीके से मिक्स होते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, और ना ही सेटल होते हैं, ठीक है। तो ये लगातार मूव जो कर रहे हैं, दिस इज मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, एंड because of this Brownian motion the particles cannot settle and the colloidal solution will behave as a stable solution, ठीक है। मतलब this is responsible for the stability of the colloidal solution, ठीक है। ओके, तो ये आप ये पॉइंट भी लिखेंगे। लेट मी रब दिस फर्स्ट। ब्राउनियन मूवमेंट में आप ये डायग्राम बना लेंगे, फिगर नंबर 5.12, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे ब्राउनियन मूवमेंट में, हम लिखेंगे ब्राउनियन मूवमेंट में जिगजैग मोशन ऑल ओवर द, हाँ आप यहाँ से लिखेंगे when colloidal solution are viewed under powerful ultra microscope the colloidal particles appear to be in a state of continuous zigzag motion all over the field of view, ठीक है। अब इसके बाद आप लिख लेंगे this motion was, यहीं इसके आगे, this motion was first observed by the British botanist Robert Brown and is known as Brownian movement, ठीक है। और इसके बाद आप लास्ट वाली ये लाइन भी लिख लेंगे, the Brownian movement has a stirring effect which does not permit the particles to settle and thus is responsible for the stability of the sol, ठीक है। इतनी बातें आप ब्राउनियन मूवमेंट में लिखेंगे, और आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, फिगर जो मैंने अभी दिखाया। और इसके अलावा ये ऊपर भी जो हमने फिगर दिखा था, दिस फिगर टिंडल इफेक्ट के लिए, ये फिगर भी आप ड्रॉ करेंगे। कई बार टिंडल इफेक्ट का सीधे सीधे फिगर ही आपको पूछ देता है कि आप फिगर ड्रॉ करके बताइए लाइट का पाथ विजिबल कैसे होता है, ठीक है। तो ये फिगर भी आप ड्रॉ करेंगे, दोनों फिगर ड्रॉ करेंगे और अपनी नोट्स को कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे। आज यहीं मैं रोकती हूँ, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग सा है, आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, दैट इज़ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, दैट इज़ 5th प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप पूरी अपनी नोट्स को कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।